बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक को कंटिन्यू करते हुए मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दोनों रिएक्शन लाइट और डार्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम इस लेक्चर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपकी बुक में जो लाइट रिएक्शन दिया गया है यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसका नाम डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो रिएक्शन है यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करा, जिसे हम डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लाइट रिएक्शन को फर्दर डिस्कस करें स्टूडेंट, तो जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है, लिखा है आपकी बुक में कि ये टेक प्लेस करता है ग्रेन्यूम में। हमने डिस्कस किया था कि ये ग्रेन्यूलम बेसिकली क्या कहाँ मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है ये कहाँ पर परफॉर्म होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद जो हमारे पास ग्रेन्यूलम है या उसके अलावा जो मेम्ब्रेन है, उसी पे ये रिएक्शन कंप्लीटली परफॉर्म होगा। नाउ अब ये रिएक्शन हमारे पास हो क्यों रहा है? ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए। फोटोसिंथेसिस हमने अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, यानी कि जब प्लांट अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही दो रिएक्शन है, लाइट और डार्क, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट को। तो नाउ लाइट रिएक्शन हमने ये समझा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बुक में लिखा है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये जब इनिशिएट होगा यानी जब ये स्टार्ट होगा ये फेज, तो जब हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे लाइट एनर्जी को, फोटोन एनर्जी को, और कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ने क्या की, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ जब वो कन्वर्ट करेगा तो उसके साथ ही जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये पिगमेंट इस तरीके से अरेंज होते हैं, असाइंड होते हैं एक क्रिस्टल, एक ग्रुप में, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वो अरेंजमेंट, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की अरेंजमेंट हमारे पास कहलाती है फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। नाउ अब आपकी बुक में लिखा है कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट फोटोसिस्टम 1 होते हैं और फोटोसिस्टम 2 होते हैं, ये सिस्टम जो कि क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के जरिए, मुख्तलिफ कार्टिनॉइड्स के जरिए। फिर उसके बाद ये किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन्स की मदद से आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स की मदद से, और किस तरह फॉर्मेशन करेंगे एटीपी की। तो ये पूरा अमल, जो पूरा प्रोसेस है, किस में हो रहा है, इसी लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में जो फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस है लाइट रिएक्शन, उसमें हमारे पास लिखा है कि ये जो फोटो सिस्टम है स्टूडेंट, ये फोटो सिस्टम यानी 1 और 2। तो अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 1 की, तो ये फोटो सिस्टम 1 क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कितनी वेवलेंथ उनकी होती है, लॉन्गर, यानी 700 नैनोमीटर में। तो हमारे पास जो फोटो सिस्टम 1 है 700 नैनोमीटर में लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें स्टूडेंट, तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो हमारे पास लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ शॉर्टर होती है कंपेयर टू फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की एनर्जी को अराउंड 680 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वो दो सिस्टम है जो सिस्टम अरेंज करके रख रहे हैं हमारे पास, और फिर इसके बाद लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे पास किसमें, केमिकल एनर्जी पे, ठीक है। नाउ अब ये फोटो सिस्टम कंसिस्ट करते हैं 2 मेन पार्ट, 2 मेन पार्ट होते हैं इस फोटो सिस्टम के, 2 अहम हिस्से होते हैं जो कि टेक प्लेस करते हैं इस रिएक्शन में। पहला हिस्सा हमारे पास स्टूडेंट कहलाता है रिएक्शन सेंटर, जो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में आपको बताया। दूसरा हमारे पास है एंटीना कॉम्प्लेक्स। नाउ अगर हम रिएक्शन सेंटर को समझे स्टूडेंट, तो रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट करता है क्लोरोफिल ए को और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब इनका रोल क्या है हमारे पास इस लाइट रिएक्शन में, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। उसके अलावा अगर हम बात करें एंटीना कॉम्प्लेक्स की, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम LHC भी कहते हैं। LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम
अब बात करें इस पूरे मैकेनिज्म की, तो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। इस टॉपिक का PDF मैंने खुद बनाया है ताकि आपको इजी तरीके में मैं समझा सकूं और आप इजी तरीके से इस टॉपिक को याद रख सकें। ये पूरा टॉपिक मैंने आपकी बुक में से ही उठाया है और बुक से ही इस PDF को बनाया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने ये टॉपिक कहीं अलग जगह से लिखा है, मार्क्स ना कट जाए, डिडक्ट ना हो जाए। आपकी बुक में से ही लिखा है, आप चाहें तो इससे याद भी कर सकते हैं। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को अगर आप देखो तो मैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंटीना कॉम्प्लेक्स और साथ ही जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर है वो किस तरीके से मौजूद है और वो क्या काम कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक पूरा कंप्लीट जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर, ये मेम्ब्रेन बेसिकली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है प्रोटीन की और इसके साथ ही कंप्लीट हमारे पास क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब फोटोन यानी लाइट एनर्जी जब आती है तो हमारे पास अंदर क्या मौजूद है, डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद है। एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं यानी मुख्तलिफ क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। अब ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फोटोन यानी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये सारी एनर्जी लेके कहाँ जाते हैं हमारे पास, ये उस रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल के पास लेके जाते हैं। रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल तक जब तक वो लाइट एनर्जी ना पहुंच जाए, ये बाकी क्लोरोफिल, बाकी पिगमेंट्स क्या करते हैं, उस फोटोन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नाउ अब हमारे पास जो लाइट एनर्जी थी वो रिएक्शन सेंटर पे मौजूद क्लोरोफिल ए तक पहुंच गई। जैसे वो वहां पहुंचेगी तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटिंग में ऊपर जाने लगेंगे। जैसे वो ऊपर जाने लगेंगे तो ऊपर मौजूद है हमारे पास एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो फौरन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस तरीके से आया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि हमारे पास रिएक्शन सेंटर पे तो मौजूद है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो नाउ अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें, लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझें, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली आ कहाँ से रहा। आपकी बुक में लिखा है There are two pathway of electron in light reaction of photosynthesis। अब यहाँ पर दो पाथवे मीन्स दो तरीका है, दो हमारे पास रास्ते हैं जिस तरीके से ये प्रोसेस अमल में आएगा। पहला जो रास्ता है दैट इज नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे यानी ऐसा पाथवे, ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई साइक्लिक मैनर परफॉर्म नहीं हो रहा है। साइक्लिक मैनर कहते हैं यानी जो काम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके एंड अप होगा, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक मैनर है। लेकिन ये साइक्लिक मैनर नहीं है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक लिखा हुआ है। तो यानी कि इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट इन साइकिल वे एंड मेक एंड एड प्रोडक्ट इज ATP NADPH एंड प्रोड्यूस करेगा साथ में प्रोडक्ट ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी कि नॉन साइक्लिक हमारे पास जो पाथवे है स्टूडेंट, यहाँ पे साइक्लिक पाथवे नहीं है, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे एंड नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब, इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हमें कुछ प्रोडक्ट हासिल होंगे, वरना रिएक्शन हो क्यों रहा है, रिएक्शन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए तो हो रहा है। अब नॉन साइक्लिक पाथवे में ये चीज MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नॉन साइक्लिक पाथवे में आपको प्रोडक्ट, एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो हमें तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले ATP फॉर्मेशन होगी, दूसरी चीज जो फॉर्मेट होगी वो है NADPH और तीसरी चीज बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी दैट इज ऑक्सीजन, सही। अब स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये दोनों फोटो सिस्टम मिलकर प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा समझते हैं इसके मैकेनिज्म को यानी तरीके को, जिसमें हमें दोनों आंसर मिल जाएगा। एक आंसर, एक क्वेश्चन हमारा क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, दूसरा एक और चीज बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो दो चीजें तो हमारे पास बन रही हैं, एक ATP दूसरी NADPH, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये दोनों चीजों का, इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिलेगा इसके कंप्लीट मैकेनिज्म में। अब आप डायग्राम की मदद से मैकेनिज्म को समझिए और इस मैकेनिज्म को यानी नॉन साइक्लिक पाथवे को Z स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। यही Z स्कीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Z स्कीम का सवाल रिपीटेड है, Z स्कीम का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है।
जेड स्कीम का मतलब नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसे जेड स्कीम बोलते क्यों है, इसके स्ट्रक्चर की वजह कर, जैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है उल्टा, अगर हम जेड को देखें जेड जैसा होता है तो उल्टा जेड बनाता है ये, इसलिए हम इसको जेड स्कीम कहते हैं, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म को समझते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम है। तो फोटो सिस्टम 2 कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 1 से नहीं होगा। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी फोटो सिस्टम 1 की, फिर डिस्कवरी हुई थी फोटो सिस्टम 2 की। फोटो सिस्टम 1 जो ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं यानी 700 नैनोमीटर, और जो शॉर्टर करते हैं वो फोटो सिस्टम 2 है जो हमारे पास है 680। लेकिन ये चीज आपको बस याद रखनी है माइंड में, वो ये कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो है, पाथवे जो है, या जेड स्कीम जो है, इसमें हमारे पास कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसीलिए जेड स्कीम कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम जेड को ऐसे सीधा बनाएंगे, ठीक है, तो उसको आप अगर टेढ़ा कर दे तो एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग याद रख लें कि हमारे पास जेड स्कीम यानी नॉन साइक्लिक पाथवे में रिएक्शन कहाँ से शुरू होगा, फोटो सिस्टम 2 से, फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम 2 में कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, 680, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फोटो सिस्टम का हमने पहली डायग्राम देख लिया इन डिटेल कि अंदर हमारे पास एक जो है वो रिएक्शन सेंटर मौजूद है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और हमारे पास पिगमेंट्स वगैरह हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में। नाउ अब यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन हमें हासिल हुआ था वो हासिल हुआ था वाटर से। अब बेसिकली यहाँ पर वाटर जो है वो क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज होगा, बेसिकली फोटोलाइज होगा। वाटर यहाँ फोटोलाइज होगा, फोटोलाइज मीन्स स्प्लिट होगा, टूटेगा, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O। तो जब हम H2O को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे पास बाय प्रोडक्ट मिल गया, इजिली बाय प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन हासिल हो गया। अब हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन में दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले, बचेगा क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव बचेगा, सिर्फ प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हाइड्रोजन आयन बन गया, वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्टूडेंट निकले हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब एक और सवाल आ गया, सवाल ये आ गया स्टूडेंट कि वाटर तो स्प्लिट हुआ मिस, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिला और 2 इलेक्ट्रॉन मिले हाइड्रोजन के, ये वाटर कहाँ से आया, ठीक है। वाटर आएगा बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा में एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस होता है ल्यूमिन, ठीक है। हमने जब क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल डिस्कस किया था चैप्टर 3 में, तब हमने ये स्ट्रक्चर समझा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरा जो जेली लाइक सब्सटेंस है स्ट्रोमा, उसके अंदर ल्यूमिन है, तो वो ल्यूमिन के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां से वो वाटर जो है वो मिलेगा, हाइड्रोलाइज होगा, फोटोलाइज होगा, सॉरी, फोटोलाइज होने के बाद ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के ले लेंगे। समझ आ गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मिल गया वाटर से, अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर में जो पिगमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फौरन क्या करेंगे, वो जैसे एक्साइटेड होके ऊपर जाएगा, किसकी वजह कर, लाइट की एनर्जी की वजह कर, लाइट की एनर्जी बाकी पिगमेंट में आ गई, बाकी पिगमेंट ने रिएक्शन सेंटर के पिगमेंट को दे दिया, क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स में जितने भी पिगमेंट मौजूद है स्टूडेंट वो कब तक लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जब तक रिएक्शन सेंटर तक ना चले जाए। तो रिएक्शन सेंटर तक जैसे लाइट एनर्जी जाएगी स्टूडेंट, वो क्या होंगे, अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना शुरू करेंगे, एक्साइटेड में ऊपर आएंगे और वैसे ही उनको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या करेगा, आगे दे देगा, किसको, प्रोटीन को। अब बाहर कुछ प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है PQ, PQ का मतलब होता है स्टूडेंट प्लास्टोक्यूनिन, ये प्रोटीन का नाम है। प्लास्टोक्यूनिन क्या करेगा स्टूडेंट, एनर्जी ले लेगा, यानी किसको लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। प्लास्टोक्यूनिन जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा वो आगे दूसरे प्रोटीन को पास कर देगा, उस प्रोटीन का नाम है हमारे पास साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रोटीन के पास जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, बस साइटोक्रोम सीधा सीधा ATP को फॉर्म कर देगा। तो ATP की फॉर्मेशन हो गई कहाँ पर, नॉन साइक्लिक पाथवे में। अब जैसे ATP तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन तो बचा, ATP जैसी फॉर्मेट हो जाएगी, साइटोक्रोम उस इलेक्ट्रॉन को मजीद पास करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, एक और प्रोटीन PC के पास, फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट प्लास्टोसाइनिन। तो जैसे ही हमारे पास प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन को लेगा,
फिर उसके बाद दूसरे प्रोटीन साइटोक्रोम को देगा, साइटोक्रोम एटीपी को फॉर्म कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा आगे दूसरे प्रोटीन को जिसका नाम है पीसी प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन को जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे स्टूडेंट, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोटोसिस्टम 1 को दे देगा। फोटोसिस्टम 1 यानी 700 लॉन्गर एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है हमारे पास लाइट की एनर्जी को, लाइट की जो फोटोन एनर्जी है उसको, तो ये क्या करेंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। अब मजीद यहाँ पर भी और भी हमारे पास क्या है, पिगमेंट्स हैं। अब ये दोबारा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अब यहाँ मौजूद एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करेगा और नाउ वो आगे किसको पास करेगा, आगे मौजूद एक और प्रोटीन को पास करेगा, ठीक है, जिसका नाम है फ्रीडॉक्सिन। फ्रीडॉक्सिन प्रोटीन को पास कर देगा एफडी। फ्रीडॉक्सिन प्रोटीन को जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको बनाएगा, NADPH को बना देगा, NADP। साथ ही जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीडॉक्सिन प्रोटीन ने दिया है वो हमारे पास वापस हाइड्रोजन पे चला जाएगा और इस तरह बन जाएगा NADPH, ठीक है। तो एक चीज जो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नॉन साइक्लिक में प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट हमारे पास जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें टेक प्लेस हो रही हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या, फोटोलाइस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलाइस ऑफ वाटर के साथ साथ एक और चीज वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटीन ने लिया, PQ ने लिया, ठीक है, फोटोक्यूनिन ने लिया, फिर उसने हमारे पास सेंट्रोक्रोम को दिया, फिर इस तरीके से आगे उसने मजीद PC को दिया, ठीक है, फिर मजीद उसने क्या किया, फ्रेक्टोसिन को दिया, फिर NADP बना। तो क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो पहली चीज, पहला इवेंट हमारे पास हो गया फोटोलाइसिस, दूसरा इवेंट हो गया रिडक्शन ऑफ NADPH, तीसरा हमारे पास हो गया स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा जो लास्ट इवेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरा प्रोसेस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ATP फोस्फोराइलेशन, सही है। तो बेसिकली 4 इवेंट है, इवेंट के नाम, प्रोटीन के नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपने सिर्फ इसके नाम याद रख लेना है, ठीक है। तो ये एक पूरा Z स्कीम बन रही है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है, 4 इवेंट हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें साइक्लिक की, ये तो नॉन साइक्लिक हो गया। साइक्लिक में बेसिकली जो सिस्टम रिएक्शन को स्टार्ट करेगा वो हमारे पास होगा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 इस रिएक्शन को शुरू नहीं करेगा, फोटो सिस्टम 1 शुरू करेगा। नाउ किस तरीके से लिखा है, इट इज अ पाथवे इन विच फोटो सिस्टम in which photo excited electron come back to the chlorophyll from which they were lost। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो रहे हैं वो जहां से लॉस्ट हुए थे वहीं पर वापस आ जाएंगे, यानी पूरा एक साइक्लिक मैनर पे गोल गोल घूमेगा और साइक्लिक मैनर पे हमारा सिस्टम होगा। इसको हम कहते हैं साइक्लिक पाथवे, ठीक है। साइक्लिक पाथवे को डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर मौजूद है फोटो सिस्टम 1, बिल्कुल इसी तरह होगा। फोटो सिस्टम 1 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल होगा स्टूडेंट, इसी तरह फोटोलाइसिस से, वाटर से। ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा और हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हासिल हो जाएगा। लेकिन जब चूंकि इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा जहां से लिया गया, तो फिर दोबारा क्या होगा, वो वाटर स्प्लिट फोटोलाइज की बजाय क्या होगा, वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंड ऑफ द प्रोडक्ट हमें सिर्फ ATP ही मिलेगा। तो नॉन साइक्लिक में सिर्फ ATP, साइक्लिक में सिर्फ ATP, नॉन साइक्लिक में आपको जो है ना साथ ही हमारे पास ATP, NADPH और इसके साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए MCQs में कि साइक्लिक वे, साइक्लिक पाथवे में जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो उसका एंड प्रोडक्ट है ATP। साइक्लिक की बात करें तो नॉन साइक्लिक का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, ATP, साथ ही NADPH और रिलीज प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट आपने याद रखना है। तो साइक्लिक पाथवे में सिंपली यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कुछ प्रोटीन इस्तेमाल में आएंगे, जैसे कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेंगे, ले लेंगे और फिर वो पास कर देंगे डायरेक्ट, किसको पास करेंगे, FD को, ठीक है। FD क्या करेगा, यहाँ से जैसे हमारे पास स्टार्ट से काम हो रहा था तो पहले कौन आया था, PQ आया था, प्लास्टोक्यूनिन आया था प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास फेरिडॉक्सिन आएगा। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद सेंट्रोक्रोम को दे देगा। जब सेंट्रोक्रोम को मिलेगा तो सेंट्रोक्रोम का क्या काम था, ATP को जनरेट करना, यानी फॉर्मेट करना, ATP फॉर्म हो जाएगा और सिंपली वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PC के पास, यानी कि प्लास्टोसाइनिन के पास।
प्लास्टोसाइनिन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और वापस जहां से लिया था दोबारा उसी इलेक्ट्रॉन के पास छोड़ देगा, यानी सेंटर रिएक्शन में, रिएक्शन सेंटर जो था उसके पास छोड़ देगा। तो ये था साइक्लिक वे। नॉन साइक्लिक वे, साइक्लिक वे दोनों लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ठीक है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि लाइट के ऊपर जो है हमारे पास डिपेंड कर रहा है, लाइट की जरूरत, लाइट अगर होगी तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब स्टूडेंट कितना इजी लग रहा है ना, सिंपली क्या किया, सेंटर रिएक्शन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, हाइड्रोलाइज फोटोलाइज किया, वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है हमें। तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक्सेप्टर ने लिया, आगे प्रोटीन को पास किया, सेंट्रोक्रोम ने क्या किया, एटीपी को फॉर्मेट किया, फिर इस तरीके से फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक काम हुआ जेड स्कीम में, यानी कि नॉन साइक्लिक वे में, ठीक है। साइक्लिक वे में क्या हुआ, साइक्लिक वे में बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमारे पास प्रोटीन को दिया, प्रोटीन ने क्या किया, उसके पास उस प्रोटीन ने आगे दूसरे प्रोटीन को दिया, उसने एटीपी को बना लिया। कितना आसान है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, वो ये कि सारी चीजों में हमें दिखा एटीपी फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज है वो है एटीपी, कि एटीपी अपने आप नहीं बन गई, सिर्फ प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी सेंट्रोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन को लिया और प्रोटीन बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन बनने में, यानी एटीपी बनने में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हो रहा है नाउ, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डिस्कस करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन को, कि बेसिकली इन दोनों प्रोसेस में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एटीपी बन कैसे रही है। नाउ स्टूडेंट, अब जिस प्रोसेस को हम डिस्कस करने लगे वो हमारे पास है केमियोस्मोसिस प्रोसेस, यानी केमियोस्मोटिक सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। एटीपी बन कैसे रही है, केमियोस्मोसिस, यानी कि अच्छा, अगर हम एक और चीज देखें वो ये कि हमारे पास जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक में हमें क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन भी मिल रहा है, NADPH रिडक्टेज भी हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एटीपी भी मिल रहा है, सही है। तो ये जो हमारे पास नॉन साइक्लिक है, ये ज्यादातर नॉन साइक्लिक ही परफॉर्म होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में, बहुत सम टाइम हमारे पास साइक्लिक मैनर होता है। तो साइक्लिक मैनर होता कब है, तो लिखा है कि कुछ कंडीशन है साइक्लिक मैनर की, जैसे कि इफ द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटो सिस्टम 2 इज ब्लॉक। जब फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको फोटो सिस्टम 1 से शुरू करना पड़ेगा, जो कि साइक्लिक मैनर है। दूसरा रीजन, दिस इज लो एटीपी वर्क रिएक्शन, यानी कि जब हमारे पास एटीपी जो है ना लो हो डार्क रिएक्शन में एटीपी लो होगी तो फिर साइक्लिक मैनर पे होगा काम। तीसरी चीज, देयर इज मोर अकम्पलेट ऑफ NADPH। जब NADPH ज्यादा होगी तो फिर हम किसका काम करेंगे, साइक्लिक का, ठीक है। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, जब हमारी लाइट एनर्जी लो होगी, इंटेंसिटी किसकी, लाइट एनर्जी की जब लो होगी तो फिर ये हमारे पास नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर कौन सा प्रोसेस होता है, नॉन साइक्लिक होता है, बहुत रेयर केस में साइक्लिक प्रोसेस होता है। उसकी कंडीशन आपको बता दी, जब फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक होगा तब होगा, उसके अलावा जब हमारे पास NADPH अकम्प्लीट होगा तब होगा, इसके अलावा ATP जो है जब वो लो होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट की जो एनर्जी है वो हमारे पास लो होगी, तब ये चीज होगी ना। हमारे पास ATP यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरीके से हो रही है, यानी केमियोस्मोसिस, ऑस्मोटिक सिंथेसाइज ऑफ ATP कैसे हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में कुछ ग्रेन्युलम है, ठीक है, स्ट्रोमा है, उसकी मेम्ब्रेन है। तो अगर हम एक सिंगल डिक लाइक स्ट्रक्चर थैलाकोइड को देखें तो इस थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो इसका नाम इसीलिए केमियोस्मोसिस है। केमियोस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट, यानी कि बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट होगी अक्रॉस मूवमेंट ऑफ आयंस, उसी को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस सिंथेसाइज ऑफ ATP। तो बेसिकली थायाकोलाइड के जो मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यानी पूरा लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास किस में हो रहा है,
थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहाँ पर हो रही है? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो किस तरीके से जब हमारे पास स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ आएगा, जब हमारे पास स्टूडेंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से अपना प्रोसेस करेगी जैसे अभी हमने डिस्कस किया जेड स्कीम में, नॉन साइक्लिक वे में, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे प्रोटीन में, तो हमारे पास प्रोटीन PQ जो है, फोटोक्यूनिन, वो देगा हमारे पास सेंट्रोक्रोम को। फिर यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या होगी? इस तरह पास होगी। लेकिन ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट के यहाँ पर H4 जो है, हाइड्रोजन जो है H, इनकी जब क्वांटिटी भी ज़्यादा है साथ में, और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को। यानी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और H2O यानी ऑक्सीजन रिलीज हो चुका है और मजीद जो हाइड्रोजन था वो, इनके इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? इस तरीके से फोटोसिस्टम फेज 1 में जाएंगे। फोटोसिस्टम 1 जब परफॉर्म होगा तो यहाँ पर NADP जो है वो रिडक्टेज एंजाइम के साथ यूज होगी। एंजाइम फिर आ जाएगा, एंजाइम हमारे पास कौन सा है? NADPH रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर है। अब ये एंजाइम क्या करेगा? बेसिकली इन द एंड लास्ट में हमारे पास जो ATP की फॉर्मेशन होगी, वो ATP की फॉर्मेशन किस तरह होगी? आपकी जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास कुछ ATP की मॉलिक्यूल्स या आपके लिए हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बेसिकली जब इसमें से गुजरेंगे, क्योंकि वो बहुत हाई उसमें है, यानी हमारे पास ल्यूमिन है और फिर इसमें से बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होने की वजह कर जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ से प्रोटीन से गुजरने की वजह कर ATP की फॉर्मेशन होगी। ADP फॉस्फेट के साथ मिलके ATP को बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसे हम एक बार बुक से भी रीड करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास बुक में डायग्राम मौजूद है, पेज नंबर 79 में आपको क्लियर नजर आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ATP पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं पेज नंबर 78 पर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी किसकी? मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब रिलीज होगी तो हमारे पास जो साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम सिस्टम क्या करेंगे? ये बिल्ड करेंगे ATP को। साइटोक्रोम सिस्टम ATP को बनाएंगे एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह कर। ये क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मैनर पे बनाएंगे, यानी कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर ये साइटोक्रोम सिस्टम से जंप करेंगे और जंप करने के बाद हाइड्रोजन आयन तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकोइड स्पेस, ल्यूमिन क्या करेगा? इस थाइलाकोइड स्पेस को एक्ट करेगा ऐसा रिसीवर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और फिर उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इस प्रोसेस में फोटोलाइसिस कंप्लीट होगा। उसके बाद हाई क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या करेंगे? हमारे पास थाइलाकोइड में से कंपेयर टू स्ट्रोमा डेवलप करेंगे किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को, और ऐसे नतीजे में जो हाइड्रोजन आयन की फ्लो है वो क्या होगी? थाइलाकोइड स्पेस से स्ट्रोमा तक जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से इस रास्ते से जब चैनल प्रोटीन से गुजरेगा तो ये जो मेम्ब्रेन है वो कहलाएगी ATP सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स। वो हमारे पास जो रास्ता है वो कहलाएगी ATP सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे वो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी को, और जैसी एनर्जी रिलीज होगी इनकी मूवमेंट की वजह कर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह कर मजीद एनर्जी रिलीज होगी। तो जो हमारे पास एनर्जी है वो सिंथेसाइज करेगी ADP को। ADP मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ और इस तरीके से ये मूवमेंट बना देगी ATP कॉम्प्लेक्स को, ATP के मॉलिक्यूल को। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस और कीमियोऑस्मोटिक ATP सिंथेसाइज, ठीक है। तो आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट की वजह कर, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है तो वहां पर उसके एक्साइटेड की वजह कर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। एक वो एनर्जी, दूसरा हाइड्रोजन की हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जब इस रास्ते से गुजरेगी तो ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर ATPs जो है वो कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिनका काम है ATPs को सिंथेसाइज करना, यानी कि हमारे पास साइटोक्रोम। अब ये क्या करेंगे? जैसे देखेंगे एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को पकड़ेंगे और उसे ATP में कन्वर्ट करेंगे
एटीपी को लेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को मिला के एटीपी बना देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास होता है फोटोराइलेशन का, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन का, क्योंकि ये फॉर्मेशन एटीपी की किसकी मदद से हुई है, लाइट की मदद से हुई है, ठीक है, लाइट की एनर्जी की मदद से हुई है। बेसिकली जो एनर्जी आई थी वो तो लाइट की एनर्जी थी, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, ठीक है, फिर इस तरीके से एटीपी बनी है, सही है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अपने पूरे कंप्लीट लाइट रिएक्शन प्रोसेस को। अब आपने ये याद रखना है कि इस लाइट रिएक्शन प्रोसेस में दो तरीके से हमारे पास दो तरीका है, दो रास्ता है एटीपी को फॉर्मेट करने का। एक है हमारे पास साइक्लिक वे, एक है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक वे में हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है। नॉन साइक्लिक में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो एटीपी, एनएडीपीएच और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इस प्रोसेस में जो है वो 4 इवेंट टेक प्लेस होते हैं। वो 4 इवेंट क्या है? एक तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी वाटर का स्प्लिट होना, तीसरी चीज जो हमारे पास होती है वो एनएडीपी का कन्वर्ट होना या एनएडीपी का जो है ना वो रिडक्शन करना एनएडीपीएच में, ठीक है। और चौथा हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है। किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से। और प्रोटीन कौन कौन से हैं यहाँ पे? हमारे पास प्रोटीन PQ है, PC है, ठीक है, सेंटोक्रोम है, ठीक है, FD है। तो ये सारे नाम आपको बुक में मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको लाइट रिएक्शन समझ आ गया होगा, इसके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे एक बार रीड करिएगा तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा।